हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए पार्ट 6 क्लास कक्षा 9वीं की क्षितिज बुक से लेसन नंबर 6 मेरे बचपन के दिन वाले चैप्टर को लेकर आई हूँ। तो उसके क्वेश्चन आंसर को आज हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वो सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप ये पता लगाइए कि फर्स्ट है, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, और दूसरा है, लड़कियों के जन्म के समय आज की कैसी परिस्थिति है। तो सबसे पहले वाले का आंसर है कि उस समय लड़कियों को अभिशाप समझा जाता था और लड़की के पैदा होने पर ही उसे मार दिया जाता था। और दूसरा वाला है, आज समाज में लड़कियों को एक विशेष स्थान प्राप्त है, उन्हें लड़कों के समान ही पाला पोसा और शिक्षित किया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका के परिवार में उनके बाबा ही फारसी और उर्दू जानते थे। वो चाहते थे कि लेखिका भी उर्दू फारसी सीख ले, परंतु लेखिका की ना तो इसमें कोई रुचि थी और ना ही उन्हें ये लगा कि वो इसे सीख पाएंगी। एक दिन मौलवी साहब पढ़ाने आए तो वो चारपाई के नीचे जा छिपी, उसके बाद वे नहीं आए। इस तरह लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो इसका उत्तर है, लेखिका महादेवी वर्मा की जो माँ थी, यानी कि लेखिका महादेवी वर्मा की माँ हिंदी बोलती थी और उनका पूजा पाठ में विश्वास था। वे संस्कृत भाषा भी जानती थी। गीता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी। वे लिखती थी और पद गाती थी और मीरा के पदों से उन्हें विशेष रुचि थी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है, लेखिका के परिवार के जवारा के नवाब के साथ जो पारिवारिक संबंध थे वो नवाब साहब की बेगम साहिबा को वे ताई साहिबा कहते थे और उनके बच्चे लेखिका की माँ को चची जान कहते थे। और सभी बच्चों के जन्मदिन एक दूसरे के घरों में मनाए जाते थे। राखी के दिन वे अपने लड़कों को तब तक कुछ भी खाने नहीं देती थी जब तक वे राखी ना बांधाए। मुहर्रम पर भी सभी बच्चे हरे कपड़े पहनते थे। लेखिका का जब छोटा भाई पैदा हुआ तो वे बच्चे को पहनाने के लिए कपड़े लाई और उन्होंने अपने तरफ से बच्चे का नाम मनमोहन रखा। उस समय के वातावरण में दोनों परिवारों में बहुत निकटता थी, लेकिन आज के स्वार्थ और बेईमानी से युक्त वातावरण को देखते हुए उन दोनों के पारिवारिक संबंध स्वप्न से लगते हैं। आगे रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न नंबर 5 है, जेबन-निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबन-निसा के स्थान पर यदि आप होती तो महादेवी वर्मा से आपकी क्या अपेक्षा होती। नौकरानी रखना सामंती शासन का प्रतीक है, यानी कि जो अमीर लोग थे वो उस समय उनका पहचान था कि वो लोग उनके पास नौकर नौकरानी होते थे। महादेवी के युग में ये चलन था, आज भी है। जेबुन्निसा उनकी सेविका थी। उसके स्थान पर अगर मैं होती तो मेरी पहली अपेक्षा ये होती कि महादेवी मुझे अपनी बराबरी का दर्जा दे और मुझे छोटी या फिर हीन ना समझे। ये दूसरी अपेक्षा ये थी कि महादेवी भी काम सीखकर धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाए और उन्हें सेविका की आवश्यकता ही ना रहे। आगे प्रश्न नंबर 6, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वो देश हित में हो या फिर किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़ा हो, तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी। तो इसका उत्तर होगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका आंसर है हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। सच कहूँ तो मैं गौरवान्वित अनुभव करूँगा। समाज में हमारा अपना हित दूसरों के हित से जुड़ा होता है और हम सबका हित देश हित से, इसलिए देश या समाज की खुशी और खुशियों से बढ़कर अपनी खुशियों से बढ़कर मानी जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, लेखिका ने छात्रावास से जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखो। तो इसका आंसर है, महादेवी जी की छात्रावास में देश के विभिन्न भागों से छात्राएं पढ़ने आती थी। उनकी मातृभाषाएं अलग अलग थी। वे आपस में अपनी अपनी बोलियों में बोलती थी, जैसे बघेली, बुंदेली, अवधी, ब्रज आदि। सब हिंदी पढ़ती थी और ऐसी अवसरों पर सभी हिंदी में बातें करती थी और वे एक ही से मेज़ में खाना खाती थी और उनमें सांप्रदायिकता बिल्कुल न थी। वे सब मिलकर एक ही प्रार्थना में खड़ी होती थी और उनमें कभी कोई विवाद नहीं होता था। उर्दू, महादेवी जी की हॉस्टल में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों
में तालिकान पढ़ने आती थी। उनकी मादरी ज़ुबानें मुख्तलिफ थी। वे आपस में अपनी अपनी ज़बानों में बोलती थी, जैसे बघेली, बुंदेली, अवधी, ब्रज वगैरह आदि। सब हिंदी पढ़ती थी और ऐसे मौक़ों पर हिंदी में बातें करती थी और वे एक ही मेज़ में खाना खाती थी। उनकी मजहबी बातें बिल्कुल ना थी। इसके अलावा वे सब मिलकर एक ही प्रार्थना में खड़ी होती थी और उनमें कोई झगड़ा नहीं था। आगे है प्रश्न नंबर 8। महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपको भी अपने बचपन की स्मृति मानस पटल पर उभर कर आ गई होगी। उसे संस्मरण शैली में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा 14 अगस्त। आज हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था। मुझे दिनकर की एक कविता पढ़नी थी। सिंहासन खाली करो और जनता आती है। मैंने अपनी कक्षा में और अपने सदनों की बैठकों में तो अनेक बार कविता पाठ किया है, पर सारे विद्यालयों के छात्रों, शिक्षकों और आगंतुकों के बीच कविता पढ़ने का ये पहला ही अवसर था। मन में उत्साह भी था और कुछ घबराहट भी। कार्यक्रम शुरू हुआ। जो उद्घोषक कार्यक्रमों की घोषणा करते मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था और होंठ सूख रहे थे। तभी मुझे पिताजी ने कहा कि याद आया कि चुनौती स्वीकारना सफलता का पहला कदम है। मैंने लंबी सांस ली और दिल खड़ा किया। तभी उद्घोषक का स्वर गूंजा, अब आप समय के रथ की गड़गड़ाहट सुनिए और लोकतंत्र के रथ के लिए सिंहासन खाली कीजिए। राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की ओजस्वी कविता को लेकर आ रहे हैं। तो इंद्रमोहन नवी कक्षा से। तो मुझे याद नहीं कि फिर क्या हुआ। मैं उठा और मैंने कैसे कविता पढ़ी। जब कविता का पाठ समाप्त हुआ तो बड़ी देर तक हॉल में तालियां गूंजती रही और प्रधानाचार्य मेरी पीठ भी थपथपाई। तो ये था मेरी मानस स्मृति, यानी कि आप कोई भी स्मृति को, कोई भी याद को लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 9 को इसे रहने दीजिए, ये एग्ज़ाम में भी नहीं आता है और इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे देख लेते हैं भाषा अध्ययन से। यहाँ पे पाठ से निम्नलिखित शब्दों का विलोम ढूंढ के लिखना है, जैसे विद्वान का मूर्ख, अनंत का अंत, निरपराधी का अपराधी, दंड का पुरस्कार, शांति का अशांति। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। तो निराहारी है, इसमें निर प्लस आहार हो जाएगा और फिर प्लस ई लग जाएगा प्रत्यय के लिए। सांप्रदायिकता, तो इसमें सांप्रदायिकता के लिए संप्रदाय प्लस इक प्लस ता। अप्रसन्नता, तो यहाँ पे अ प्लस प्रसन्न प्लस ता, तो ये वो हो जाएगा, अ हो जाएगा उपसर्ग, प्रसन्न हो जाएगा मूल शब्द और ता हो जाएगा प्रत्यय। इसी तरीके से सांप्रदायिकता में सांप्रदाय हो जाएगा मूल शब्द और इक और ता जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। अपनापन, इसमें अपना उपसर्ग हो जाएगा और पन मूल शब्द हो जाएगा, अपना मूल शब्द हो जाएगा और पन जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। किनारीदार, तो किनारीदार, तो किनारा जो है मूल शब्द हो जाएगा और ई और दार जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। स्वतंत्रता, स्व प्लस तंत्र प्लस ता, तो ये हमारा जो है ये उपसर्ग, ये मूल शब्द और ये है प्रत्यय। आगे निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो शब्द लिखिए। जैसे उपसर्ग है अन, अ, सत, स्व और दूर। उपसर्ग मतलब जो शब्द वर्ड के आगे लगते हैं। जैसे अन उपसर्ग के अनर्थ और अनादि बनता है। सत से सत्कार और सज्जन, दूर से दुर्दशा और दुर्जन, अ से अजर और अमर और स्व से स्वजन और स्वदेश। प्रत्यय, दार प्रत्यय से जैसे सरदार, जमादार। वाला प्रत्यय से घर वाला, टोपी वाला। हार प्रत्यय से होनहार और पालनहार। और अनीय प्रत्यय से पठनीय और दर्शनीय। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर। पाठ में आए सामासिक पद छाट कर विग्रह करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है पूजा पाठ, तो इसको अलग करके लिखना है, छाट के लिखना है पूजा और पाठ, यहाँ बीच में और लगाना है। इस तरीके से यहाँ पे समस्त पद में पूजा पाठ, तो इसका आ जाएगा समास विग्रह पूजा और पाठ। सत्याग्रह लिखा है समस्त पद में, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा सत्या के लिए आग्रह। समस्त पद में लिखा है पहले पहल, तो समास विग्रह में हो जाएगा सबसे पहले। इसी तरीके से यहाँ पे समस्त पद में लिखा है उर्दू फारसी, तो समास विग्रह में हो जाएगा उर्दू और फारसी। फिर आ जाएगा जेब खर्च समस्त पद में, तो समास विग्रह में हो जाएगा जेब के लिए खर्च। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आज चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया है क्लास 9th का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।